गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका फ्यूचर कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं फ्यूचर कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि मैंने पहले बताया था बच्चों कि हम लोगों का जो सीरीज साइटोलॉजी के या फिर अदर टॉपिक्स के हम सीरीज लेके आएंगे, तो साइटोलॉजी का जो है 10 क्वेश्चन हो गया था, मतलब 10 क्वेश्चन हम करा दिए थे। आज जो है मैं पुनः 10 क्वेश्चन और लेके आया हूँ, साइटोलॉजी का ही 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट के 10 क्वेश्चन पर, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा होगा 11 क्वेश्चन। आप देख रहे होंगे कि 11 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि जो 10 क्वेश्चन था 10 के बाद 11, यानी कि वही उसी सीरीज में आपका दूसरा चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आज के लिए पहला क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स डज नॉट हैव डीएनए। दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स डज नॉट हैव डीएनए, मतलब कौन सा जो गिवन ऑप्शन है उस ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल्स है जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता है ना। सीधे सीधे कह रहा है डज नॉट हैव डीएनए, मतलब जिसमें डीएनए नहीं पाया जा रहा है। तो पहला ऑप्शन आपका है पेरोक्सीसोम, दूसरा ऑप्शन आपका है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा ऑप्शन आपका है माइटोकॉन्ड्रिया एंड फोर्थ ऑप्शन आपका है न्यूक्लियस। ठीक, तो दोस्तों आप देखिए न्यूक्लियस में आप देखेंगे ये चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल, न्यूक्लियस के अंदर ये आपका सपोज दैट न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर पाया क्या जा रहा है? क्रोमैटिन फाइबर्स पाए जाते हैं, समथिंग लाइक दिस। क्रोमैटिन फाइबर्स पाए जाते हैं इस तरह से। ठीक, तो इसी क्रोमैटिन फाइबर को क्रोमैटिन फाइबर को ही हम लोग क्या कहते हैं? ये जो क्रोमैटिन फाइबर होता है यही क्या है? ये डीएनए आपका है, राइट। तो इसका मतलब सीधे सीधे है कि इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, मतलब ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। दूसरा हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मैं सेल ऑर्गेनेल बताते समय आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बच्चों इसके पास खुद का सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, यानी कि सर्कुलर माइटोकॉन्ड्रिया में ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स है, इसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। इसका मतलब इसमें भी डीएनए पाया जा रहा है, यह भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन आप कह रहा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज द पार्ट ऑफ, क्लोरोप्लास्ट किसका पार्ट है, किसका आप मेंबर कह सकते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट इज द मेंबर ऑफ प्लास्टिड। ठीक, तो ये किसका मेंबर है बच्चों? प्लास्टिड का। प्लास्टिड क्या है भाई? प्लास्टिड आप लोगों ने पढ़ा है सेल ऑर्गेनेल्स में। प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड इज ए कलर प्रोवाइडिंग एजेंट, मतलब प्लास्टिड एक तरह का सेल ऑर्गेनेल्स है जिसमें कलर्ड यानी कि पिगमेंट कुछ भरे हुए होते हैं, पाए जाते हैं, जिसमें से ये 3 टाइप मैंने आपको बताया था। 3 टाइप से होता है। क्लोरोप्लास्ट आपका होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है और क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट होता है, राइट। तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट ये क्या है? ये तीनों के तीनों क्या है? टाइप्स ऑफ, ये पार्ट ऑफ प्लास्टिड, प्लास्टिड के एक तरह से पार्ट है, राइट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये तो क्लोरोप्लास्ट है। तो प्लास्टिड में भी क्या पाया जाता है? प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने आपको बताया था बच्चों कि प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। तो ये सेमी ऑटोनॉमस अगर ऑर्गेनेल है तो डेड श्योर है कि इसके अंदर भी क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन ये भी नहीं होगा, यानी कि राइट ऑप्शन आपका जो होगा वो ए ऑप्शन राइट होगा, यानी कि सही आपका क्या है? पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम में आप देखेंगे कि पेरोक्सीसोम के अंदर डीएनए नहीं पाया जा रहा, जबकि जैसा कि क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बच्चों? डीएनए कंटेंट डबल एट कह रहा है कि डीएनए का जो कंटेंट है, जो डीएनए है
वो डीएनए कंटेंट डबल एट, मतलब कहाँ पर डबल हो जाता है, दुगना कहाँ पर हो जाता है। नंबर 1 आपका है प्रोफेज, नंबर 2 है इंटरफेज, नंबर सी है आपका मेटाफेज एंड नंबर डी है एनाफेज। दोस्तों बहुत ही आप आसानी से समझ सकते हैं कि प्रोफेज स्टेज क्या है, मेटाफेज एनाफेज क्या है। सेल साइकिल के दौरान आपको मैंने बताया था कि ये सपोज दैट सेल साइकिल अपनी 4 स्टेजें जो कंप्लीट करती है, ये क्या आपका है, ये G1 फेज है, ये आपका S फेज है, ये क्या है G2 फेज है, ये आपका M फेज है, राइट। M फेज में ये आपका M फेज है। M फेज में होता क्या है, चाहे वो माइटोसिस हो रहा हो चाहे मियोसिस हो रहा है। माइटोसिस का मतलब क्या होता है, वन सेल डबलेट टू द वन मदर सेल कैन बी फॉर्म टू द 2 डॉटर सेल। एक मदर सेल के द्वारा 2 डॉटर सेल बनता है। जबकि मियोसिस डिवीजन अगर होता है, चाहे मियोसिस फर्स्ट हो चाहे मियोसिस सेकंड, मियोसिस का मतलब 2 बार हो रहा है वहां पर, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पर स्टेज क्या आता है, एम फेज में आता है लेप्टोटीन, हमने आपको बताया था लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस, ठीक। तो ये इस तरह से लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड क्या डायाकाइनेसिस, ये इसमें 5 सब स्टेजें हैं। तो आप प्रोफेज, इंटरफेज, अब देखिए प्रोफेज मतलब ये इसमें जो है डिवाइडेशन इसका एम फेज का होता है, मियोसिस में होता है। लेकिन वास्तव में अगर एम फेज में देखा जाए तो ये बच्चों क्या है, ये एम फेज की मियोसिस डिवीजन में होता है ना। प्रोफेज, मेटाफेज, ये प्रोफेज का होता है रियली। वास्तव में क्या होता है, ये प्रोफेज का पार्ट है। 5 जो होता है प्रोफेज में 5 सब स्टेजें होती है, लेकिन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज ये क्या होते हैं, एम फेज के यानी कि माइटोटिक डिवीजन के 4 सब स्टेजें होती हैं। कौन से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, ये इस अवस्था में पाई जाती है, एम फेज में पाई जाती है, राइट। तो अगर ये एम फेज में पाई जाती है तो डेट से है कि डीएनए कंटेंट डबल्स एट, डीएनए यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनेल्स, एम फेज में बच्चों कोई भी ऑर्गेनेल्स का सिंथेसिस नहीं होता है, कोई भी ऑर्गेनेल का डबलेट नहीं होता है। जिनका होना होता है या तो G1 फेज में, या तो S फेज में, या तो फिर G2 फेज में ही हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन का सिंथेसिस, आरएनए का सिंथेसिस G1 फेज में हो जाता है। डीएनए का होता है कहाँ पर, डीएनए का सिंथेसिस, रेप्लिकेशन कहाँ होता है, S फेज में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड का यहाँ पर आप देखेंगे कि इस स्टेज में G2 में क्या होता है, डबलेट होते हैं, ठीक। तो कहने का तात्पर्य बच्चों कि ये पूरा का पूरा फेज ये क्या कहलाता है, ये यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम लोग कहते हैं इंटरफेज, है ना। अगर ये इंटरफेज बच्चों, तो अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या, प्रोफेज, प्रोफेज का मतलब नहीं होगा, मेटाफेज, एनाफेज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये तो एम फेज के सब फेजेस हैं, ठीक। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इंटरफेज। इंटरफेज में ही क्या होता है, अब इंटरफेज का मतलब पूरा पूरा है, ऐसा है नहीं कि G1 पूछा है या S पूछा होता है या G2 पूछा होता, तब हम लोग उस पर मतलब देखते कि किस में हो रहा है। लेकिन वास्तव में क्या पूछ रहा, पूरे पूछ रहा है, इंटरफेज। और इसके बाद ये एम फेज की अवस्थाएं दी गई हैं, स्टेजें दी गई हैं, राइट बच्चों। तो डीएनए कॉन्टेंट्स डबल एट इंटरफेज स्टेज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, आज के लिए 3rd एंड 13 क्वेश्चन देखेंगे। द रेगुलर सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल इज, रेगुलर सीक्वेंस सेल साइकिल का अभी अभी आप लोगों ने देखा भाई दोस्तों, आप लोगों ने अभी अभी क्या देखा, ये सेल साइकिल है, सेल साइकिल में ये एम फेज है, ये आपका क्या है G1 फेज, ये क्या है आपका S फेज, ये क्या है आपका G2 फेज, ठीक। तो कह रहा रेगुलर सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल इज, सेल साइकिल का जो रेगुलर सीक्वेंस होता है वो क्या होता है। अब ऐसा नहीं कि यहां से चलता है या फिर यहां से, ऐसा नहीं, ध्यान से समझेंगे आप लोग। सेल साइकिल में आप लोगों ने देखा होगा कि जो सेल स्टार्ट होती है, चूंकि ये होती क्या, एम फेज इज द माइटोटिक फेज। एम फेज में क्या होती है, सेल डिवाइड हो जाती है। अगर एक मदर सेल, ये क्या है मदर सेल, ये मदर सेल डिवाइड हो जाए 2 डॉटर सेल में, मतलब ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो गई।
अगर ये दो डॉटर सेल यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो कुछ क्षण के लिए रेस्ट में आएगा, फिर ये इंटर करेगा जीवन में, इसके बाद ये क्या करेगा, इंटर करेगा जीवन में। तो मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जीवन से हो रहा है ना। तो पहला क्या आएगा, जीवन, दूसरा क्या आएगा, एस फेज आएगा, तीसरा क्या आएगा, G2 आएगा, चौथा क्या आएगा, M आएगा। देखिए आपका कोई ऑप्शन इस तरह का है, जीवन, यस, G2 और M। देखिए ये आपका ऑप्शन बी, सॉरी ये सी ऑप्शन होना चाहिए। ये क्या है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, सीक्वेंस इसका गलत है, S, G1, G2, M। ये क्या है, G1 यस इसके बाद दे रहा है, फिर M दे रहा है, ये भी गलत है। ये क्या दे रहा है, G1 के बाद G2 नहीं है, या G2 नहीं है, इसके बाद यस आता है, यानी कि ये ऑप्शन सही है, राइट। तो इस तरह से ये आपका ऑप्शन सी ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का आज का 14 क्वेश्चन एंड 4th क्वेश्चन, आज के लिए चौथा है लेकिन सीरीज का 14 क्वेश्चन। क्या कह रहा है बच्चों, प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस एट, प्रोटीन एंड आरएनए। अभी अभी भाई हमने आपको दोस्तों बताया क्या है कि प्रोटीन और आरएनए कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं, ये G1 फेज है। ठीक, तो हमने अभी अभी आपको बताया बच्चों कि ये G1 फेज में ही क्या होते हैं, टोटल प्रोटीन, जितनी भी रिक्वायर्ड प्रोटीन है, जिन भी प्रोटीन की जरूरत पड़ती है सेल को डिवाइड करने के लिए, ठीक है, टोटल प्रोटीन क्या करती है, यहीं पर सिंथेसाइज हो जाती है। प्रोटीन का यहीं पर बनना, मतलब इंटरफेज में ही टोटल काम होता है। लेकिन यहाँ पर G1 फेज में क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, आरएनए की सिंथेसिस होती है, क्योंकि आरएनए की सिंथेसिस के बाद ही इंटर करता है, यानी कि टोटल जब सिंथेसिस इन चीज़ों का हो जाता है फिर चेक पॉइंट पे आता है, चेक पॉइंट के बाद एस पे इंटर करता है, सेल जो है वो एस फेज में इंटर करती है। अब एस फेज में इंटर करेगी तो यहाँ पर क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है ये चीज़ आप जानते हैं दोस्तों। ठीक, तो G1 फेज में ही क्या होता है, इसका सिंथेसिस, किसका, आरएनए का एंड प्रोटीन, आरएनए एंड प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है वो कहाँ पर होता है, आपके G1 फेज में। तो G1 फेज देखिए कहीं पर है, ये आपका G2 फेज है, यस फेज, M फेज, G1 फेज। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। G1 फेज में ही टोटल सिंथेसिस हो जाती है, किसकी भाई, प्रोटीन एंड आरएनए की। तो मैंने क्या बताया दोस्तों कि प्रोटीन की सिंथेसिस G1 फेज में होती है, आरएनए की सिंथेसिस G1 फेज में होती है, एक्सेप्ट, देखिए आप ऐसे सीधे कह सकते हैं, टोटल ऑर्गेनेल्स एंड प्रोटीन कैन बी सिंथेसाइज्ड फॉर G1 फेज एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड का सिंथेसिस कहाँ पर होता है, G1 फेज में होता है, राइट। तो इस तरह से दोस्तों क्या हो गया, आपका डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राइबोसोम आर द साइट ऑफ विच रिएक्शन। राइबोसोम किसकी साइट है, मतलब जो भी रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है उस रिएक्शन में राइबोसोम करता क्या है दोस्तों। राइबोसोम का मतलब आप समझ रहे हैं, राइबोसोम क्या है। ठीक, तो राइबोसोम आर द साइट ऑफ विच रिएक्शंस, रिएक्शंस में राइबोसोम की साइट क्या है, या सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि राइबोसोम का काम क्या है, राइबोसोम क्या करता है। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस करता है क्या, ये फोटोसिंथेसिस राइबोसोम करता है, इम्पॉसिबल। फैट सिंथेसिस, फैट का सिंथेसिस करता है क्या, नहीं। प्रोटीन सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस, क्या एटीपी की सिंथेसिस होती है, यहाँ पर एटीपी सिंथेसाइज होता है। अगर इसके अंदर होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के हम लोग देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है वहाँ पे हमारा ईटीएस चलता है ना, ईटीएस चलता है, वहाँ पर जाकर के क्या होता है, एटीपी जनरेट होता है। ठीक, तो इसका मतलब ए भी ऑप्शन गलत, ए भी ऑप्शन गलत, ए भी ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस। वैसे भी हम जनरली जानते हैं राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ठीक, तो राइबोसोम की साइट पूछा, थोड़ा से केवल क्वेश्चन में कंफ्यूजन के लिए कहा साइट ऑफ व्हिच रिएक्शन, रिएक्शन कह रहा है ना, इसका सीधा मतलब यही है कि कह रहा है कि राइबोसोम का क्या काम है,
मतलब उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ठीक, तो सी ऑप्शन आपका बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूरी तरह से आ रहा होगा संभवतः, उधर कट तो नहीं रहा होगा। ठीक है, तो 16वां क्वेश्चन क्या है बेटा, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। ये सेकंड है, फर्स्ट सेकंड, ये वन ऑटो नहीं है, फर्स्ट सेकंड ऐसे समझिएगा। एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। जो दिए गए लिस्ट है उसमें क्या करना है, कोड को सेलेक्ट करना है, यानी कि सही ऑप्शन को चूज करना है। जो कोडिंग किया गया है उसके लिए कौन सा सही ऑप्शन होगा, जो ऑप्शन उसका मिलान करके। ठीक, तो सबसे पहले हम लोगों को दिया गया क्या, एच जॉनसन। ठीक, ये किसकी खोज किए थे, रॉबर्ट हुक किसकी खोज किए थे, रॉबर्ट ब्राउन किसकी खोज किए थे, और स्लीडन एंड स्वालन ने क्या दिया था। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों सभी लोग जानते हैं रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया था, रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। ये चीज़ें तो सबको लगभग सभी को मालूम है। दूसरा क्या है, सॉरी रॉबर्ट हुक, एक मिनट मिस्टेक थोड़ा सा हो गया मिलाने में। ये देखिएगा रॉबर्ट हुक मैं कह रहा हूं ना, रॉबर्ट हुक क्या है, रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी की है, सेल की डिस्कवरी की है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज किया था भाई। और स्लीडन एंड स्वान ने क्या किया था, थ्योरी दी थी, सेल थ्योरी दी थी ना। स्लीडन एंड स्वान ने क्या दिया था, सेल थ्योरी। और जॉनसन ने क्या किया था, माइक्रोस्कोप। कौन सा माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी जो है किसने की थी, या जॉनसन ने किया था। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, सेल की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की, स्लीडन और स्वान ने सेल थ्योरी गिवन किया था। तो अब आप ऐसे देखिए मिला लीजिएगा, बी का क्या है, दूसरा। बी में आप देख लीजिए दूसरा, एक ही ऑप्शन आपको मिल ही रहा है, बाकी तो किसी में दो है ही नहीं है। तो राइट आंसर एक ही ऑप्शन से आपको मिल जाएगा। अगर एक आपको मालूम है तो भी यहाँ पर सही हो सकता है। क्यों, क्योंकि बी ऑप्शन में दूसरा केवल एक ही ऑप्शन में दिया ही गया है। बी ऑप्शन में देखेंगे आप लोग कि बी ऑप्शन में जो है दूसरा आंसर जो होगा वो बी का, जो कि सबको मालूम है कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, सेल की खोज की थी। ठीक है, तीसरा है आपका ए वाला, देखिए क्या है, ये तीसरे पे है, यानी कि माइक्रोस्कोप की खोज की है। और क्या है, चौथा क्या है, सी का है। सी का चौथा क्या है, स्लीडन एंड स्वान। ये देखिए सी है, सी का चौथा है न्यूक्लियस, और डी का पहला है वन। यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। तो इस तरह से क्वेश्चन मैचिंग वाला दोस्तों बहुत आते हैं क्वेश्चन, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, केवीएस में तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मैचिंग वाले क्वेश्चन को मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा, लाऊंगा, लेकिन आज शायद एक ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए, आइडेंटिफाई द मेम्ब्रेन across which the proton gradient facilitate ATP synthesis in a typical eukaryotic cell। क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई करना है द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हमारी, ये आप लोगों ने सेल में पढ़ा होगा कि ये क्या होता है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप लोगों ने सैंडविच मॉडल पढ़ा होगा, बाइलेयर लिपिड बाइलेयर मॉडल पढ़ा होगा, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के नाम से पढ़ा होगा। ठीक है, तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल हो या लिपिड बाइलेयर मॉडल हो या सैंडविच मॉडल हो, ये सब क्या है, एक्सप्लेन करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों, आइडेंटिफाई द मेम्ब्रेन अक्रॉस विच द प्रोटॉन ग्रेडियंट facilitates ATP synthesis in a typical eukaryotic cell। तो आपका यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
तो इसका मैं चाहूँगा क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश करिएगा कि इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन क्या होगा, आप लोग कोशिश करेंगे देने का, ठीक है। तो सभी लोग कोशिश कीजिएगा आंसर देने का। तो देखिए क्या कह रहा है, कहाँ पर ये होता है, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में होता है कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। दोस्तों एक चीज आप समझिएगा, आप लोगों ने जब ईटीएस पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रियल जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की, सपोज दैट आपकी इनर मेम्ब्रेन है, इस माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को फोल्ड किया गया हुआ होता है, काफ़ी ज़्यादा फोल्ड क्यों किया जाता है, क्योंकि उसकी लेंथ को इंक्रीज करने के लिए, अगर उसकी लेंथ जो है वो काफ़ी इंक्रीज रहती है तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ ईटीएस चल सकता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में एटीपी का फॉर्मेशन किया जाना होता है, ठीक। तो सीधे सीधे मतलब ये है कि कह रहा है कि जो प्रोटॉन ग्रेडियंट फैसिलिटेट होता है एटीपी सिंथेसिस के लिए, वो कहाँ पर होता है, आप देखेंगे जब हाइड्रोलाइसिस होता है, वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोलाइसिस होता है तो वाटर से प्रोटॉन रिलीज होता है, मतलब प्रोटॉन यहाँ से टूटता है, इसके बाद क्या होता है, प्रोटॉन H+ के फॉर्म में ये क्या होता है, जंप करता है यहाँ पर ऊपर। जो आपका माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन है, वैसे राइट आंसर आपका यही होगा, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, ठीक। तो यहाँ पर प्रोटॉन क्या करता है, जंप करता है, ठीक है। प्रोटॉन जब जंप करता है, इसके बाद क्या करता है, आप देखेंगे यहाँ पर आने के बाद जो F1 पार्टिकल्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि एक घुंडी सदृश संरचना होती है जहाँ पर रोटेट होता है, क्या होते हैं, यहाँ एटीपीएज एंजाइम्स पाई जाती है ना। एटीपीएज क्या करते हैं, यहाँ पर इसको इसी रास्ते से फिर लोग गुजारते हैं, प्रोटॉन आता है और क्या करता है, उसी में पिछवा देता है किसको, ये जो हमारे NADPH हैं और FADH2 बने हुए होते हैं, उन सबको फिर क्या करता है, फॉर्म करवाता है एटीपी का, ठीक। तो सीधे सीधे कहने का तात्पर्य क्वेश्चन में क्या करा बच्चों, कि जो एटीपी की सिंथेसिस होती है उसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट जो फैसिलिटेट होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तो दो पाया जा रहा है, इनर और आउटर, तो दोनों मेम्ब्रेन में तो हो नहीं सकता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट इज इम्पॉसिबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ये चीजें होती हैं, ठीक। तो ये ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, आप लोगों को पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा होगा अगर, तो आप देखेंगे सेल ऑर्गेनेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोलाइसिस। सेल जो आपका सेल ऑर्गेनेल है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोलाइसिस। अब ऑटोलाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेल ऑर्गेनेल, कौन सा सेल ऑर्गेनेल है, डिक्टियोसोम है, लाइसोसोम है, टॉक्सिसोम है, कि नन ऑफ दीज, ये नन होना चाहिए, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब आप देखिएगा, आंसर सेलेक्ट कीजिएगा या आंसर को चूज कीजिएगा, कौन सा ऑप्शन इसमें बेस्ट होगा या कौन सा आपका सही आंसर होगा। आपका मोस्ट प्रोबेबल आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आप देखिएगा। तो क्या कह रहा मैं, आप समझेंगे पहले, सेल ऑर्गेनेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस का मतलब समझ रहे हैं आप लोगों ने, सुना होगा नाम, कोशिका का आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसे सेल की आत्महत्या की थैली कही जाती है, तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को तो कहा जाता है। तो वही चीज तो पूछ रहा है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस के लिए कौन सी ऑर्गेनेल से जो रिस्पॉन्सिबल है वह कौन सी सेल ऑर्गेनेल है, तो वो आपका सेल ऑर्गेनेल कौन सा है, लाइसोसोम। लाइसोसोम इज द बेस्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा, राइट आंसर, राइट ऑप्शन कौन सा होगा, लाइसोसोम, ठीक। तो लाइसोसोम जो होगा वो बच्चों, लाइसोसोम आपका जो होगा वो तो लाइसोसोम क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा, ठीक।
तो लाइसोसोम पहला क्या था, डिप्टियोसोम, डिप्टियोसोम दूसरा लाइसोसोम और प्राक्सिसोम और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ये नन ऑफ दीज है। ठीक, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ये हो गया आपका सही ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स हैज ए रोल इन, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का रोल किसमें है, ये चीजें पूछ रहा है। क्या क्रोमोसोम सेग्रीगेशन में होता है, क्या क्रोमोसोम मूवमेंट में होता है, क्या क्रोमोसोम पेयरिंग में होता है, क्या क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो इसका ऑप्शन देने की कोशिश आप लोग करिएगा, इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। देखिए बहुत ही आसान पूछा गया है भाई, कह रहा है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स हैज ए रोल इन, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का जो रोल है वो किसमें है, क्या है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो होगा वो क्या है, ठीक, तो किसमें इसका रोल होता है, या फिर आप कह सकते हैं ये सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो है वो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स किसमें रोल अपनी अदा करता है, भाई कहाँ पर वो अपना काम करता है। ठीक, तो सब देखिए क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, क्या सेग्रीगेशन करता है, नहीं भाई सेग्रीगेशन नहीं करता है। क्रोमोसोम मूवमेंट करवाता है, नहीं, क्या करवाता है, क्रोमोसोम पेयरिंग करवाता है। मैंने आपको बताया था ना काइज़मेटा का फॉर्मेशन होता है, क्रोमोसोम जो ये सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है ये स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम में आते हैं। तो क्रोमोसोम की लेंथ बढ़ना या घटना ये स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम कहलाते हैं। ठीक, तो क्रोमोसोम पेयरिंग होता है, यहाँ होमोलॉगस जो क्रोमोसोम होते हैं इन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच क्या होगा, ये सपोज दैट आपके एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये आपका एक होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये क्या कहलाता है, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक, तो ये वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम कहलाता है। इनके बीच में क्या होता है दोस्तों, इनके बीच में होता है सिनेप्सिस, यहीं पर होता है पेयरिंग। ठीक है, तो क्रोमोसोम का क्या होता है, पेयरिंग होता है। तो ये आपका सी ऑप्शन क्या होगा, बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे एंड 20वां क्वेश्चन सीरीज का। ये क्या है, ड्यूरिंग व्हिच फेज ऑफ द इंटरफेज द डीएनए, व्हिच फेज ऑफ द इंटरफेज द डीएनए सिंथेसिस स्टॉप। ठीक, क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है ड्यूरिंग व्हिच फेज, मतलब किस फेज, ड्यूरिंग व्हिच फेज ऑफ द इंटरफेज, इंटरफेज के दौरान, या फिर आप कह सकते हैं कि सेल साइकिल के दौरान किस फेज में, इंटरफेज के द डीएनए सिंथेसिस स्टॉप, जो डीएनए की सिंथेसिस होती है वो स्टॉप हो जाती है, किस फेज में। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कहाँ पर स्टॉप होता है भाई, ये देखिए आपका सेल साइकिल है, ये G1 फेज, ये S फेज, ये G2 फेज, ये M फेज। ठीक, तो यही तो बनता है, S फेज में ही तो रेप्लिकेशन होता है डीएनए का। डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ पर होता है, ये S फेज में होता है। अगर S फेज में रेप्लिकेट हो रहा है तो क्या यहाँ स्टॉप होगा, दैट इज इम्पॉसिबल, ये ऐसा हो नहीं सकता है। क्या है आपका सिंथेसिस फेज में, नहीं, सिंथेसिस फेज किसे कहा जाता है, यस को ही सिंथेसिस फेज कहा जाता है। पोस्ट माइटोटिक गैप 1 फेज, पोस्ट माइटोटिक गैप, पोस्ट माइटोटिक गैप 1 फेज। क्या दूसरा क्या है, लेट प्रोफेज, और तीसरा क्या है, प्री माइटोटिक गैप फेज। तो प्री माइटोटिक गैप फेज क्या पोस्ट यहां पर आकर के स्टॉप होता है, यहां तो सेल डिवीजन हो चुका होता है दोस्तों। यहां पर क्या होता है, सेल डिवीजन, लास्ट में क्या होता है, सेल डिवीजन हो सकता है, हो चुका होता, तो यहां नहीं होगा, यहां नहीं हो सकता है। आपके लेट प्रोफेज में भी नहीं होगा, प्रोफेज तो यहाँ स्टार्ट होता है, प्रोफेज हो गया। प्रोफेज में अगर सपोज दैट लेट है यानी कि बाद वाला प्रोफेज का स्टेज, तो हो नहीं सकता। क्या है, प्री माइटोटिक गैप फेज। इसी को दोस्तों क्या और कहा जाता है, इसी को कहा जाता है G2 फेज। ठीक, इसी का दूसरा नाम क्या है, G2 फेज। तो यहां पर क्या ऑप्शन आपका सही आंसर होगा,
प्रीमाइटोटिक गैप फेज। अगर इसके स्थान पे गैप फेज ये ना दिया गया होता, G2 फेज दिया गया होता, तो आपका आंसर G2 फेज हो जाता, G2 फेज सही आंसर हो जाता। तो आज ये डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, तो आज के लिए बस इतना दोस्तों, धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए या फिर ऐसे ही क्वेश्चन हमारे साथ बने रहने के लिए नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि सबको ये चीज़ें प्रोवाइड हो सके, तो आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।